वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 5 कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने जो है फंडामेंटल राइट्स को 4 पार्ट्स में हमने पढ़ लिया है और वहां पे हमने आर्टिकल 24 तक कवर किया है। अब इस लेक्चर में हम पार्ट 5 में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है वो ये है कि आर्टिकल 25 to 28 जो है वो क्या फॉर्म करता है। तो वो फॉर्म करता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसकी आजादी ये हमें देता है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था राइट्स जो है ये हमारे अधिकार है। तो आर्टिकल 25 to 28 जो आर्टिकल्स हैं ये हमारी धार्मिक मान्यताओं से जो है जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब हम देखेंगे आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ेंगे, देन आर्टिकल 26 के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 27 को कवर करेंगे, आर्टिकल 28 को, देन केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको मिस्ट्री स्लाइड में दिया था कि केशवानंद भारती केस वर्सेस हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में आप मुझे बताओगे। तो उसको आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। देन हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स जो है डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया जो भी मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ा रही हूँ आप उन नोट्स में उनको ऐड करते रहिए, और कहीं और से भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से, तो उसको जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप साथ के साथ लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपके नोट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे और आपको फाइनली जो है रिवीजन करने में आसानी रहेगी। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि डेली आप नोट्स बनाएं और डेली नोट्स की रिवीजन करें, फिर आप कोई नई चीज भी ऐड करेंगे तो वो भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 25 हमारा बात करता है that it provides freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर लाइन में हमारे पास 4 कीवर्ड्स दिए हैं, दैट इज कंसाइज, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। तो ये 4 हमारे पास जो है कीवर्ड्स दिए हैं, इन चारों को हम वन बाय वन समझेंगे। कंसाइज का क्या मतलब होता है? जिसको हमारी आत्मा मानती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान किसी भी फॉर्म में जो है भगवान को मान सकता है, वो उसकी मर्जी है। वो पत्थर में भगवान को मानना चाहता है, वो पत्थर में नहीं मानना चाहता, अपने मन में भगवान को मानना चाहता है, वो कहीं भी भगवान को नहीं मानना चाहता। ये सारी की सारी जो आजादी है ये उस इंसान की स्वयं जो है उसके ऊपर निर्भर करती है। देन नेक्स्ट जो है हमारा फ्री प्रोफेस, मतलब वो क्या प्रोफेस करता है, कौन से रिलीजन को वो मानता है और क्या उसके रिलीजियस बिलीव्स हैं या उसका क्या फेथ है, उसके लिए वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल फ्री है। मतलब उसको इस चीज की कंप्लीटली आजादी है। समझ गए? देन प्रैक्टिस में आते हैं हमारे रिचुअल्स। मतलब आपने देखा होगा कि जो हिंदूज हैं वो हवन डालते हैं या कोई और प्रैक्टिस को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस प्रैक्टिस को मानते हैं। जो मुसलमान हैं वो नमाज अदा करते हैं। उसके अलावा जो जैनी है उनकी अपनी एक प्रैक्टिस रहती है, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए वो जो भी पूजा जिस तरीके से भी पूजा करते हैं उसको वो करने की उनको संपूर्णतः आजादी है। एंड नेक्स्ट है प्रोपगेशन। इसका मतलब है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ को अगर चाहें तो एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल किसी रिलीजन को मानती हूँ तो मैं उस रिलीजन को प्रोपगेट कर सकती हूँ, उस रिलीजन को फैला सकती हूँ। क्लियर है? तो ये सारे के सारे चारों तरह की आजादी जो है आर्टिकल 25 के अंदर दी गई है। बट आर्टिकल 25 आपको इस चीज की आजादी तो देता है, बट वो आपके फोर्स्ड कन्वर्जन को वो बोलता है कि आप फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कर सकते। क्लियर है? अब मैं इसको कैसे समझाऊं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बोला प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजियस बिलीफ को प्रोपगेट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि आप क्या एक्सप्रेस करते हैं। बट अगर सामने वाला इंसान नहीं चाहता उस चीज को, तो आप फोर्सफुली, मतलब आप उसकी इच्छा से तो सुना सकते हैं और आप तब तक भी सुना सकते हैं जब तक वो इरिटेट नहीं हो रहा। जब उस इंसान ने बोल दिया कि मैं नहीं सुनना चाहता, तो वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। आप उसको फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को फोर्सिबली प्रोपगेट नहीं कर सकते।
क्लियर है। तो इस पे अभी पीछे बहुत वाद विवाद हुए थे, कोविड टाइम में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी कि कुछ मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा, उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला, तो मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों को जाके तोड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आर्टिकल 25 के अंदर सॉर्ट आउट होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। इसका मतलब है स्टेट जो है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट कैन इंटरफेयर, स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि कई बार चीज पूछ ली जाती है एग्जाम में कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, बट वो किन किन एरियाज में इंटरफेयर कर सकती है। तो स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड फॉर सोशल रिफॉर्म्स, वो रिलीजियस एक्टिविटीज को रेगुलेट भी कर सकती है और वो सोशल रिफॉर्म्स को, मतलब कोई भी अगर फॉर एग्जांपल किसी रिलीजन में कोई ऐसी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हिंदुओं में पर्दा सिस्टम होता था, पर्दा सिस्टम होता था या सती सिस्टम होता था, तो उस चीज को जो है स्टेट, अगर स्टेट को लगेगा या गवर्नमेंट को लगेगा कि ये चीज जो है हमारे नेशन के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको रिफॉर्म कर देगी, उसको चेंज कर देगी। तो वही बात है कि गवर्नमेंट जो है स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटीज और सोशल रिफॉर्म्स भी ला सकती है एंड थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल द सेक्शन ऑफ हिंदूज। मतलब वो हिंदू इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक कैरेक्टर है, पब्लिक कैरेक्टर के मतलब जो स्टेट के अंदर है, वो सारे के सारे सेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए ओपन कर सकती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल द सेक्शन ऑफ हिंदूज जो यहाँ पे लिखा गया है, उसके अंदर वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से हिंदूज जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर जो है हिंदूज इंक्लूडेड होते हैं, ऑल द सेक्शन ऑफ हिंदूज में हिंदूज इंक्लूडेड है, सिख्स जो है इंक्लूडेड है, जैन्स इंक्लूडेड है और जो है बुद्धिस्ट इंक्लूडेड है। क्लियर है। तो इसमें ना ही मुस्लिम्स को बुरा मानने की बात है और ना ही पारसीज को बुरा मानने की बात है, क्योंकि उनको जो है माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है इंडिया में। क्लियर है। तो ये जो है एक सेक्शन ऑफ हिंदूज के बारे में बताया कि हिंदूज में इंडिया में कौन कौन गिने जाते हैं, तो उसमें गिने जाते हैं हिंदू, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल 25 के अंदर जो है कवर किए जाते हैं। अब आर्टिकल 25 की अगर हम एक्सेप्शन देखें, तो मैंने आपको बताया था कि हर आर्टिकल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस पर स्टेट लॉ नहीं बना सकती, स्टेट लॉ बना सकती है, पर कुछ एक्सेप्शंस पे। अगर कोई रिलीजन जो है पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई हिंसा हो रही है, कोई वायलेंस हो रही है, तो उस केस में जो है स्टेट इंटरवीन कर सकती है। कोई मोरालिटी की बात आ जाती है, उसमें भी स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। अगर हेल्थ इश्यूज की बात आ जाती है, तब भी स्टेट जो है लिमिटेशन लगा सकती है हमारे इस आर्टिकल 25 के ऊपर। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया। और अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से आर्टिकल 25 को एक बार सुन लीजिए। अब हम आगे आर्टिकल 26 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 26 हमारा क्या बोलता है। आर्टिकल 26 जो है, पहले मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल 25 और 26 में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो आर्टिकल 25 और 26 दोनों रिलीजन की बात करते हैं, बट आर्टिकल 25 जो है किसी इंडिविजुअल, किसी अकेले इंसान के बारे में बात करता है, और 26 जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है या ग्रुप के बारे में बात करेगा। क्लियर है। यहाँ पे जो है आर्टिकल 25 के अंदर किसी इंडिविजुअल के राइट की बात कर रही है, बोल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान के राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी संगठन अगर है तो वो भी जो है वायलेट नहीं किया जाना तो चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। क्लियर है। पर दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। तो यहाँ पे अब पहले देखते हैं, इट गारंटीज फॉलोइंग राइट टू ऑल रिलीजियस ग्रुप्स। ये जो है बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप को कौन कौन से अधिकार देता है, गारंटी करता है। तो फर्स्ट है, इट इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब कोई भी जो है, कोई भी रिलीजन का इंसान जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकता है रिलीजियस पर्पसेस के लिए और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। क्लियर है। चैरिटेबल पर्पसेस आपको पता है क्या होते हैं, मतलब कोई भी चीज जो जब डोनेट करनी हो या चैरिटी के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए यूज करनी हो, तो वो आती है हमारी चैरिटेबल पर्पस के अंदर। देन है मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन। मतलब अगर अपने रिलीजन के मैटर में कोई अपने अफेयर्स को मैनेज करना हो, तो उसकी भी जो है इनको संपूर्णतः आजादी होती है। ऑन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टीज और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जो है उन पे अधिकार रख सकती हैं। देन है एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। बट जो भी ये प्रॉपर्टी को ले रहे हैं,
मूवेबल हो, इमूवेबल हो, जो मैनेज कर रहे हैं अफेयर्स, वो सारा का सारा जो है लॉ के अंडर होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो लॉ को, हमारे कानून का उल्लंघन करती हो। हम नेक्स्ट आर्टिकल 27 देखेंगे। आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है? तो आर्टिकल 27 जो है कहता है स्टेट शैल नॉट कंपेल एनी सिटीजन, स्टेट को किसी भी सिटीजन को कंपेल नहीं करना है टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट फी उनसे कलेक्ट कर सकती है बट उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। ये आप अपने नोट्स में इस चीज को लिख लीजिए, वो फीस उनसे ले सकती है बट टैक्स उनसे नहीं ले सकती। बाकी यहाँ पे जो लिखा है वो सेल्फ अंडरस्टूड है, पीछे मैंने आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया है तो ये अंडरस्टूड है। देन आर्टिकल 28 को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं की जाएगी अगर वो इंस्टीट्यूशन को जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट से आ रही है। क्लियर है आपको? अब इसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन नहीं आते जिनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है, इनके अंदर वो इंस्टीट्यूशन आते हैं जो जैसे कि ट्रस्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट ने गवर्नमेंट से कोई फंडिंग ली है, ठीक है, तो वहां पे जो है ये प्रोपोगेट नहीं कर सकते कोई पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ, वहां पे इनको सेक्युलर रहना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सेक्युलरिटी में बिलीव करती है। गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ उनका झुकाव नहीं रहता है और ना ही रह सकता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ उनका झुकाव रहेगा तो उससे जो है एनार्की क्रिएट हो जाती है। एनार्की का मतलब होता है जहां पे कानून ना हो और लोग एक दूसरे का गला काटने पे आ जाए। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये चीज आपने जो है दिमाग में रखनी है कि गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दी जा सकती। क्लियर है? क्योंकि हमारे इंडिया का जो कानून है या हमारा संविधान है वो बोलता है कि हम जो है सेकुलर कंट्री है, हमारा जो है हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं, एकता में मानते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन की यहाँ पे बात नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी मिस्ट्री स्लाइड थी उसको थोड़ा सा डिस्कस यहाँ करेंगे। तो फर्स्ट था हमारा केशवानंद एंड भारती केस वर्सेस हमारा जो था फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट देख लेते हैं केशवानंद भारती केस का जो था वो बैकग्राउंड क्या था। केशवानंद भारती केस जो था उसने केरला के लैंड रिफॉर्म्स जो थे उनको चैलेंज किया था, क्योंकि उस लेजिस्लेशन में, उस लॉ में ये बोला गया था कि जो भी मैनेजमेंट है रिलीजियस प्रॉपर्टीज की उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वो इतनी ही लैंड को जो है मैनेज कर सकती हैं। तो इसको चैलेंज करने के लिए जो केशवानंद भारती थे ये खुद एक संत थे, जो केशवानंद भारती थे ये खुद एक साधु संत थे जिन्होंने जो था सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। तो ये जो केस था इसको चैलेंज किया गया था आर्टिकल 26 के अंदर। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है। विदाउट आप जो है लेक्चर को रिवाइंड करिए, अभी आप मुझे लिखेंगे कि आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है। ये आपकी लर्निंग के लिए है, अगर आपने उसे अच्छे से समझा है तो अभी आप आर्टिकल 26 के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और जो लिखेगा मैं उसे थम्स अप दूंगी। देन ये आर्टिकल 26 के अंदर चैलेंज किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि केशवानंद भारती केस जो है अब तक का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो केशवानंद भारती केस में बना था और यहाँ पे 13 जजेस की बेंच जो थी वो फॉर्म हुई थी। क्लियर है? तो ये आज तक का सबसे बड़ा, हिस्ट्री में और आज तक प्रेजेंट में लेके आज तक का सबसे बड़ा बेंच है जहां पे जो है इतने सारे जजेस बैठे थे। क्लियर है? अब बेसिकली जो है यहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन निकल के आई थी केशवानंद भारती केस से, जिसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, बट जब हमारा फंडामेंटल राइट्स ओवर हो जाएगा तब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जो है रीड आउट करेंगे, इसको स्टडी करेंगे अच्छे से। बट आपने ये बात याद रखनी है कि केशवानंद भारती केस का बैकग्राउंड क्या था और वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 26 के अंदर आता है। केशवानंद भारती केस की वजह से क्या आया था, उसकी वजह से आया था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये भी चीज आपने याद रखनी है। और इससे रिलेटेड जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स जब ओवर हो जाएगा उसके बाद में आपको मैं बताऊंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम।
मतलब इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है आर्टिकल 25 टू 28, ऑप्शन बी दे रखा है आर्टिकल 29 टू 30, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32 टू 35 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 23 टू 24। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में यही मैंने टॉपिक जो है कवर करवाया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिनका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल गिव देम अ थम्स अप। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है आर्टिकल 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 15, ऑप्शन सी है आर्टिकल 16 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 17। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है, इट इज तुम्हारा रिवीजन का क्वेश्चन है ये, तो ये मुझे इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में चाहिए। जिसका आंसर करेक्ट होगा आई गिव देम अ थम्स अप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। इनमें से कौन से पार्ट के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है पार्ट 2, ऑप्शन बी है पार्ट 3, ऑप्शन सी है पार्ट 5, ऑप्शन डी है पार्ट 4। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की इंट्रोडक्शन में जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन से पार्ट के अंदर आता है। तो अगर आप लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं जिनको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी गिवन इन एनी सर्कमस्टांसेस इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ इट हैज बीन फंडेड बाय स्टेट एड। क्लियर है? फर्स्ट आपको समझ में आ गई। उन्होंने बोला आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते अगर उसको स्टेट ने या गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन केस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ चाइल्ड इन अ स्टेट रन इंस्टीट्यूशन देन द कंसर्ट ऑफ चाइल्ड्स पेरेंट गार्जियन इज मैंडेटरी। ओके, उन्होंने बोला अगर किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है तो अगर वहां पे कोई बच्चे हैं तो उन बच्चों के पेरेंट्स या गार्जियन की जो मर्जी है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंडेटरी है, वो जरूरी है। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी बोलता है नाइदर 1 and 2। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास लिमिटेड नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें आपको दिया है कि स्टेट फंडिंग जहां पे हो रही है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। और दूसरे में आपको बोला है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप किसी ऐसे स्टेट रन इंस्टीट्यूशन में, वही दोबारा आ गई बात कि स्टेट रन इंस्टीट्यूशन में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर आपको किसी बच्चे को देनी है तो या तो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स की मर्जी जो है जरूरी है। तो अब या तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है या तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सट्रीम वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे इन हो, एनी हो गया, एवरी हो गया, जहां पे भी ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो स्टेटमेंट आपने जो है हर केस में गलत नहीं होती बट मोस्टली केसेस में गलत होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है और जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर किसी को इस अप्रोच को बहुत अच्छे से जानना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट फॉर नॉट टू कंपेल एनीवन टू पे अ टैक्स फॉर रिलीजियस टास्क हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मतलब कि अगर आपको स्टेट कंपेल नहीं करनी चाहिए टैक्स पे करने के लिए तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो आर्टिकल ए, जो ऑप्शन ए है दैट इज आर्टिकल 25, ऑप्शन बी है आर्टिकल 26, ऑप्शन सी है आर्टिकल 27, ऑप्शन डी है हमारा आर्टिकल 28। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज हमारा ऑप्शन सी। आर्टिकल 27 बोलता है नॉट टू पे टैक्स बट वी कैन कलेक्ट फीस आउट ऑफ देयर, स्टेट कैन कलेक्ट फीस आउट ऑफ देयर। ओके, ये जो है 5 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो जाके उसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।